हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स अकेडमी। हमने अभी हाइलाइट्स ऑफ द डे कवर किए, उसके बाद अभी हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज जो डेली बेसिस पर होते हैं। और आज हम कौन से करेंगे 14 टू 16 मार्च के जो करंट अफेयर्स थे, क्योंकि कल संडे था तो हमने क्या करना है कि जो भी छूटता भी है उसको भी कवर कर लेना है साथ में ही। तो 14 से 16 मार्च के आज हम क्या करने वाले हैं, डेली के करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन से The Water Sustainability Conference 2025 was organized in which city? क्या बोल रहा है, 1 minute। फर्स्ट क्वेश्चन सेज कि वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 की कहां पर हुई। अभी मैंने हाइलाइट्स ऑफ द डे जो है उसमें आपको पढ़ाया कि वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई, न्यू दिल्ली में हुई। कहां पर हुई, न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। और ये क्यों होती है, ये होती है ताकि ये इंडस्ट्रीज को ये बोल सके, जो भी तमाम इंडस्ट्रीज हैं उन्हें ये कहती है, मतलब इस कॉन्फ्रेंस में ये चीज जो है वो डिस्कस की जाती है, नॉट ये कॉन्फ्रेंस बोल रही है। तो क्या डिस्कस किया जाता है कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं, तमाम इंडस्ट्रीज जो है वो क्या करेंगी, इस तरीके से पानी का यूज करेंगी कि उसकी मैनेजमेंट भी हो सके एज वेल एज उसमें जो है सस्टेनेबल वे में जो है वो यूज किया जा सके। समझ रहे हो? टू अर्ज इंडस्ट्रीज टू फॉलो दोज प्रैक्टिसेस दैट विल हेल्प इन सस्टेनेबिलिटी एज वेल एज वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि ये न्यू दिल्ली में जब ये होती है वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस, तो इनॉग्रेट किसने की, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो हेड हैं, यानी मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट जिनके पास है, सीआर पाटिल ने इसको इनॉग्रेट किया। ठीक है, उसके बाद ये जो है वाटर मिशन, नेशनल वाटर मिशन के तहत उसके अंडर जो है ये ऑर्गेनाइज की जाती है वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस, जिसमें टेरी यानी TERI जो है वो भी इन कोलैबोरेशन होता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन सेज व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज थैलासीमिया दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। थैलासीमिया जो एक तरह की बीमारी है, ये किससे जुड़ी हुई बीमारी, क्या ये रेस्पिरेटरी सांस से जुड़ी हुई तकलीफ है, या फिर ये कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर, क्या ये जेनेटिकली अगर ब्लड में कोई डिसऑर्डर है उससे रिलेटेड है, खून से रिलेटेड है, या फिर लास्ट ऑप्शन से फंगल इन्फेक्शन। लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, लिख देती हूँ इफ इट इज नॉट विजिबल टू यू। व्हाट इज द डी ऑप्शन, तो साथ में हो गया ना आंसर के, इसीलिए मुझे थोड़ा लिखना पड़ेगा। द डी ऑप्शन इज फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, आपको बताना है कि थैलासीमिया जो ये बीमारी जो न्यूज में चली है ये किससे जुड़ी हुई है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर और फंगल इन्फेक्शन। सो द राइट आंसर इज जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। क्या है, एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है थैलासीमिया जो न्यूज में चल रहा था, तो ध्यान से आपने पढ़ लेना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक सेकेंड ऑप्शंस देख लेते पहले। एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसका क्या नाम है, BVRAAM, BVRAAM इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस संस्था ने इसको बनाया और इसको विकसित भी किया। ठीक है, बनाया, डिजाइन किया और इसको विकसित भी किया, किसने किया है, किसको, BVRAAM यानी एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, बताइए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द सेकंड वन सेज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द थर्ड वन सेज भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या देखना है कि ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है मिसाइल की। मिसाइल, BVRAAM से मिसाइल, ये एयर टू एयर मिसाइल है, या कौन सी मिसाइल है उसे छोड़ो फिलहाल। तो ये मिसाइल है, तो मिसाइल कौन बनाएगा, जो भी डिफेंस से रिलेटेड होगी ना, स्पेस से रिलेटेड तो नहीं होगी। इट इज नॉट अ रॉकेट, इट्स अ मिसाइल। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का भी इसमें कुछ नहीं है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स से भी जुड़ा हुआ ये नहीं है। तो द राइट आंसर इज DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो डिफेंस के रिगार्डिंग रिसर्च करता है, ठीक है, और फिर क्या करता है, उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करता है, यानी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलप करेगा। तो इसने क्या किया, रिसर्च करके इसे बनाया, मिसाइल को बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट टाइटल कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन हाइलाइट्स ऑफ द डे। हमने उसमें भी इसे कवर किया कि कंपैशन एंड हेल्थ प्राइमरी हेल्थ केयर रिपोर्ट जो है ये किसने निकाली। तो आपको ये बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे निकालेगी, UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। आंसर इज विजिबल, तो मैं बता देती हूँ किसने निकाली है ये वर्ल्ड कंपैशन एंड जो हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर रिपोर्ट जो है WHO ने। हेल्थ की बात हो रही है तो इसमें UN नहीं होगा, UN का कोई नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। UN वर्क्स फॉर द प्रॉस्पेरिटी, हम कह सकते हैं पीस, स्पेशली पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। UN किसकी बात करता है? UN जो है उसका एम, यूएनओ को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था और बनाया इसीलिए गया था ताकि वो क्या कर सके, वो दुनिया भर में शांति बनाए रख सके, ताकि तीसरा वर्ल्ड तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो सके, एज वेल एज सिक्योरिटी, सभी देशों के लिए अलग अलग तरह से पॉलिसीज लाकर वो सबकी सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन कर सके एट ग्लोबल लेवल, एट ग्लोबल अरीना। ठीक है, बात करें यूएनओ के एस्टैब्लिशमेंट की, तो यूएनओ एस्टैब्लिश कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। जब हमने बात की यूएन की, तो यूएनओ के काफी ज्यादा आपने पढ़े होंगे एजेंसीज होती हैं, लाइक यूनेस्को होता है, यूनिसेफ होता है, कुछ और होती हैं, एक तो ये भी है ना, कुछ 4-5 ये वाली हैं। और जब हम दूसरी तरफ जाएं तो दूसरी कौन सी है? ILO होती है, WHO होती है, FAO होती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके की भी तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ का पार्ट रहते हैं, यूएनओ ने उनको रिकॉग्नाइज किया। लेकिन अब हमने बात की कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर रिपोर्ट की, तो यूएन तो नहीं करेगा, वर्ल्ड बैंक भी नहीं करेगा। वर्ल्ड बैंक तो बैंक है ना, तो ये क्या काम करेगा? पैसा देने का काम करता है, लेंडिंग का काम करता है मनी के। इंटरनेशनल रेड क्रॉस भी नहीं है। सो द राइट आंसर इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब हमने WHO की बात कर ली है तो इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। वैसे मैंने हाईलाइट्स में भी पढ़ा दिया आपको। WHO जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है, यानी इस्टेब्लिश कब होता है? 1948 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि ये 7 अप्रैल की क्या सिग्निफिकेंस है इस दिन। अब हर साल उसके बाद जो 7 अप्रैल है उसे क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, पूरी दुनिया में हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन क्या बना था? WHO। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ WHO। और जब हम WHO के और मेंबर्स की बात करें तो 194 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं WHO के? 194 मेंबर्स हैं। ठीक है, बात करें इसके हेडक्वार्टर्स की, तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए, let's move towards our fifth question. So the fifth question says which ministry has launched the third edition of PM Yuva scheme? PM Yuva scheme जो है उसका थर्ड एडिशन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? यू कैन इजीली प्रेडिक्ट द आंसर। क्या होगा? PM युवा स्कीम। देखिए, क्या बात कर रहा है? PM युवा स्कीम। तो द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि ये PM युवा स्कीम जो है वो क्या करेगी? वो एजुकेशन के बारे में बात कर रही है, इंटर्नशिप के बारे में बात कर रही है, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के बारे में बात कर रही है। तो कल्चर में नहीं है, होम अफेयर्स से रिलेटेड नहीं है। आप सोच सकते हैं कि यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स से हो सकती है। अगर आपने PM युवा के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा, सिर्फ नाम देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो ये यूथ अफेयर्स से जुड़ी हुई होगी या फिर एजुकेशन की मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई होगी। ठीक है, सो द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इसका एम क्या है? इसका एम है द एम of PM Yuva scheme is to train the students through internship as well as to provide education। ठीक है, उस चीज के बारे में उनको प्रेरित करना, उस चीज के बारे में उनको ट्रेन करना जो है, इसका इनिशिएटिव, इसका जो एम है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है वो क्या मिलेगी? बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी मिलेगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वेयर इज द ढोल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया? कौन सा फेस्टिवल? ढोल फेस्टिवल। बताइए। बरसाना यूपी, सूरत गुजरात, बारपेटा असम, मैसन राम मेघालय। बताइए।
डोल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड कहाँ पर किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? बारपेटा असम में। कहाँ पे किया जाता है? बारपेटा असम में। ठीक है, कौन सा? डोल फेस्टिवल, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 सेज वेयर इज द खंजर एक्सरसाइज? कौन सी एक्सरसाइज? खंजर। नाम याद रखो, कहां पर हुई? तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, फिलीपींस। व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज किर्गिस्तान। कहां पर हुई? खंजर, खंजर याद रखना है। ठीक है, किर्गिस्तान, ये से किर्गी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, कौन सा टेम्पल है? रंगनाथ स्वामी टेम्पल। रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो है ये न्यूज में रहा, और ये कहां पर है आपको ये बताना है, रंगनाथ स्वामी टेम्पल। ठीक है, ऑप्शंस आर करनाल हरियाणा, सलासर राजस्थान, गया बिहार, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा मंदिर की बात कर रहे हैं? श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। कौन सा है? श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो है वो कहां पर है? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। ठीक है, फिगो वॉल्केनो, ये भी आज न्यूज में चल रहा है, तो बताइए ये कहां पर है? इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इथियोपिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, गिटमाला। बताइए। फिजो वॉल्केनो या फिगो वॉल्केनो, whatever you can say. The right answer is गाटमेला। कहां पे? गाटमेला। ठीक है, सुभद्रा योजना किस स्टेट से जुड़ी हुई है? बताइए। केरला, ओडिशा, यूपी, आंध्र प्रदेश। सुभद्रा योजना। ठीक है, द राइट आंसर इज ओडिशा। क्या है? सुभद्रा योजना कहां रिलेटेड टू विच स्टेट? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा फिर एक बार जो है वो न्यूज में आया है ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए। और कहां पर जो है ऑलिव रिडले टर्टल्स अभी हाल ही में जो चल रहा है 2-3 दिन पहले का है कहां पर देखे गए? गहिरमठ में। ठीक है, गहिरमठ बीच में। What is the name of initiative undertaken by Department of Post for a standardized geocoded addressing system? बताइए। पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव, कौन सा इनिशिएटिव है जो किसने लिया? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर ए स्टैंडर्डाइज्ड जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम। डिजिटल पोस्ट कोड, स्मार्ट एड्रेस लोकेटर, डिजिटल एड्रेस कोड और ई एड्रेस सिस्टम। What does question say? क्या इनिशिएटिव है अंडरटेकन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर अ स्टैंडर्डाइज्ड जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम? द राइट आंसर इज डिजिटल एड्रेस कोड। ठीक है, चलिए। विच फिल्म हैज वन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट आईफा 2025? कौन सी मूवी को मिला है बेस्ट पिक्चर अवार्ड आईफा 2025? बताइए। द ऑप्शंस आर भूल भुलैया 3, किल, लापता लेडीज, आर्टिकल 370। द अवार्ड गोज टू लापता लेडीज। ठीक है, इनको क्या मिला? आईफा अवार्ड जो है उसका बेस्ट पिक्चर आईफा अवार्ड जो है वो मिला आईफा में। ठीक है, 2025 का। कौन से साल में सीआईएसएफ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ? ये सीआईएसएफ का रेजिंग डे था, ये मैंने आपको करवाया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि सीआईएसएफ कब बना। ठीक है, और ये होता क्या है, तो आपको पुरानी वाली वीडियो को ही देखना है। ठीक है, चलिए। इसीलिए ना डेली के करंट अफेयर जरूरी होते हैं, क्योंकि जब हम आगे वाले 2-3 दिन के हम मतलब रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, प्लस जब वो एग्जाम में आएंगे ना, तो जिस तरह से मैं आपसे बात करूं कि जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ, ठीक है, उसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट क्यों था? डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि हम रोज के करंट अफेयर्स जो हैं वो नहीं पढ़ते डेली बेसिस पर। ठीक है, कि हर किसी के लिए मुश्किल था, हर बच्चे के लिए मुश्किल था। वो उसी के लिए नहीं मुश्किल होगा, उसी ने अटेम्प्ट किया होगा अच्छे से जिस बच्चे ने शुरू से लेकर, यानी 2024 के जनवरी 1 से ही लगा लो आप, अगर ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने डेली बेसिस पर पढ़े होंगे। क्योंकि क्या होता है जब आप डेली बेसिस पर पढ़ते हो ना कहीं वो आपके माइंड में रहता है कि हमने ये चीज पढ़ी हुई है। प्रैक्टिस चाहे आप एमसीक्यूज के द्वारा की है, चाहे है आपने कोई क्लास अटेंड की है, या फिर आपने सिंपली किसी जो है आर्टिकल जो भी न्यूज में रहते हैं इंपॉर्टेंट उनको डेली बेसिस पर खुद से पढ़ा हो। लेकिन मुश्किल उन बच्चों के लिए हो जाती है जो लास्ट में रिवाइज करते हैं। बेशक हमने साल भर का बहुत सारी चीजें 6 दिन में रिवाइज की थी, लेकिन फिर भी क्या होता है, करंट अफेयर्स तो अनएक्सपेक्टेड पार्ट है, तो वो मैक्सिमम उन बच्चों को ही आएगा जिन बच्चों ने डेली बेसिस पर शुरू से, क्योंकि एंड में तो आप डेली बेसिस पर नहीं कर सकते, 1 जन के, 2 के, 3 के, 4 के, हर तारीख के तो नहीं कर सकते। प्लस
उन बच्चों ने भी पूरे तरीके से नहीं कर पाए जिन्होंने डेली बेसिस पर पढ़ा भी होगा। बोलो क्यों? क्योंकि दुनिया में नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर हर एस्पेक्ट के, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, डिफेंस, मिसाइल्स हो गई, चाहे हम स्पेस की बात करें, हम फार्मास्यूटिकल की बात करें, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग करंट अफेयर्स तो होते ही रहते हैं। तो हमारे लिए इतना पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, इस चीज को लेकर डिमोटिवेट नहीं होना है, बस ये क्या करना है कि डेली बेसिस पर आपको पढ़ना शुरू करें। जो भी इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं वो अगर आप डेली बेसिस, जैसे हम 25 फरवरी से हमने इसे कंटिन्यू किया इस सीरीज को, जब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो हमने उस दिन से लेकर रोज रोज जो है वो लगातार 15-20 क्वेश्चन जो भी हम क्लास में लाते हैं उसे प्रैक्टिस करना है। जब आप रोज के इतने करेंगे ना, उसके बाद आपको ईयर एंड में जो है वो पता चलेगा कि हाँ हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। लेकिन अगर आप ईयर एंड में कोई मैगजीन से पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। चाहे आप एमसीक्यूज मैराथन में पढ़ लेंगे तो उसमें तमाम तो इंपॉर्टेंट वाले वो तो कवर करवाए जाएंगे, लेकिन एग्जाम वाले क्या डालेंगे वो हमें नहीं मालूम। दैट इज अनएक्सपेक्टेड पार्ट। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का पार्ट रहता है वैसा, तो इसलिए हताश नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी है। बस क्या करना है कि डेली बेसिस पर पढ़ना शुरू कर देने हैं करंट के। आगे आने वाले जिन बच्चों के भी एग्जाम्स हैं एसआई के या जिनके भी एसएससी वगैरह उनके पेपर्स हैं, उन्होंने क्या करना है डेली बेसिस पे, जैसे हम बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, बिल्कुल करंट अफेयर को भी वैसे ही पढ़ना है। 15 से 20 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए सीआईएसएफ डे जो है वो कब स्टैब्लिश होता है? वो होता है 1969। मैंने आपको पहले भी पढ़ा है। ठीक है, चलिए ये न्यूज में है, कनाडा के न्यू लिबरल पार्टी के, यानी कनाडा के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं भी पूछ सकता है, लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये किसको रिप्लेस किया इन्होंने? जस्टिन ट्रूडो, जो बहुत फेमस रहे। ठीक है, हमारे रिलेशंस भी कनाडा के साथ बहुत अच्छे रहे थे पहले। तो अब ये पूछ रहा है कि जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस करके अब कनाडा में नया प्राइम मिनिस्टर जो लिबरल पार्टी का आया है, क्या नाम? मार्क कार्ने, क्रिस्टिया फ्रीलैंड, कैरिना गोल्ड और फ्रैंक बेलीज। बताइए किसे अपॉइंट किया गया? मार्क कार्ने। कौन है? मार्क कार्ने इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू जेएंडके। अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड, कौन सा फंड है? कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड। इसके अंतर्गत हाउ मच एनुअल पेमेंट, पूरा साल का कितना पैसा जो है वो दिया गया है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा, हैज द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एलोकेटेड। किसने दिया? जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने दिया। और किसको दिया? हर एक एमएलए को दिया। बताना है इस फंड के तहत, इस फंड के अंडर कितना टोटल पैसा है साल भर का जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट किसको देती है? हर एक एमएलए को देती है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। द राइट आंसर इज 3 करोड़ रुपीज। ठीक है, हु हैज टेकन चार्ज एज सीईओ ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन? बताइए। अभिमन्यु सिंह, रोशी नाडर, राजीव कुमार, अतुल कुमार गोयल। कौन जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं इंडियन एसोसिएशन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के? ठीक है, कौन सीईओ बने हैं? द राइट आंसर इज अतुल कुमार गोयल। कौन है? अतुल कुमार गोयल को, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने कवर करना, पढ़ना है ध्यान से। ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट वो भी आते हैं ना आपको पेपर में अपॉइंटमेंट्स के। जिस तरह से कल आपको जो है जूनियर असिस्टेंट में जो कश्मीर वालों का एग्जाम हुआ, उसमें क्या क्वेश्चन आया था? श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए अब जो भी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, कुछ भी मतलब जरूरी नहीं है हर बार ऐसा ही आए, बट आपको अपने आप को उस चीज से रूबरू रखना होता है। ठीक है, रिसेंटली पीएम मोदी was honored with the highest civilian award of which country? We have also discussed about it in previous lectures of highlights of the day as well as हाँ, हाईलाइट्स ऑफ द डे में ही हमने कवर किया था, एमसीक्यूज में नहीं किया था। पीएम मोदी को कौन सी देश का, कौन से बाहर के देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिस तरह से हमारे यहाँ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, पर किस कंट्री ने दिया है? जापान, चाइना, जर्मनी, मॉरिशस। तो राइट आंसर इज मॉरिशस। ठीक है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्काई एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये अवार्ड का नाम था। ठीक है, Which Indian telecom company has partnered with SpaceX for high speed internet? पता है आपको SpaceX ने अभी क्या किया? जो एक मिशन लॉन्च किया जिसमें SpaceX क्रू 10 था शायद वो, जिसमें 10 या 9 कुछ इस तरह से हैं। वो क्या करने के लिए गए हैं? वो सुनीता विलियम्स और जो उनके पार्टनर हैं, जो भी वहां पर एस्ट्रोनॉट हैं, उन्हें वापस लेने के लिए गए हैं। कहाँ पर गए हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। ठीक है, वो लाइव चल रहा था। क्या पूछ रहा है कि कौन सा टेलीकॉम कंपनी है इंडिया की जिसने स्पेसएक्स के साथ पार्टनरशिप की और किसके लिए? हाई स्पीड इंटरनेट के लिए की। बताइए। बीएसएनएल, एयरटेल, जियो या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या है? एयरटेल ने की है। किसने?
बी एयरटेल ने की है, ठीक है। अब देखो, पुडुचेरी गवर्नमेंट प्रेजेंटेड अ टैक्स फ्री बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अमाउंटिंग टू हाउ मेनी करोड़। बताइए, पुडुचेरी की गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया, एक टैक्स फ्री बजट जो है वो प्रेजेंट किया, पेश किया, जिसमें किसके लिए, 2025-26 के लिए, और कितने करोड़ का टैक्स फ्री बजट, ठीक है, यानी टैक्स की कोई बात नहीं हुई है। द राइट आंसर इज 13,600 करोड़, 13,600 करोड़। और जब हमने बात की कि हर एक एमएलए को कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड के अंदर जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने कितना पैसा एलोकेट किया है, तो वो कितना किया है, 3 करोड़ हर एक एमएलए को, ठीक है। जब हमने बात की पुडुचेरी की गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री बजट जो है वो पेश किया 2025-26 का, तो उसमें जो है कितना करोड़ की बात की गई है, अमाउंटिंग टू हाउ मेनी करोड़, 13,600 करोड़। चलिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू यू। Shubman Gill and Alana King have won the ICC Men's and Women's Player of the Month awards for February 2025 respectively. Which country does Alana King represent? शुभमन गिल के तो इंडिया के हैं, आपको मालूम है, ठीक है। और इनके आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का क्या दिया जाता है, मंथ का अवार्ड दिया जाता है, जो हर तरह के अवार्ड्स मिलते हैं, बट प्लेयर ऑफ द मंथ का भी अवार्ड दिया जाता है। तो आपको बताना है कि किस किस को मिला है। एक तो बताया इन्होंने शुभमन गिल को, एक अलाना किंग को मिला। अब पूछ रहा है कि ये मेन है, मैन की कैटेगरी में शुभमन को, वुमेन की कैटेगरी में अलाना किंग। अलाना किंग किस जो है वो कंट्री से है, इंग्लैंड से है, इंडिया से है, ऑस्ट्रेलिया से है, या फिर साउथ अफ्रीका से है, तो बताइए। अलाना किंग, हाँ, या फिर न्यूजीलैंड से। 5 ऑप्शंस हैं। द राइट आंसर इज, कहाँ से अलाना किंग, ऑस्ट्रेलिया से, सही। या अलाना किंग जो है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे पास आज कितने एमसीक्यूज, 20 एमसीक्यूज का ये सेशन था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगने से ज्यादा जरूरी है कि आपको इनको पढ़ना है। इट इज कंपल्सरी टू ऑल, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से करंट अफेयर्स जो है वैसे भी अनएक्सपेक्टेड ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पढ़ना नहीं, तो हमें पढ़ना है, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी को क्या करना है, थोड़ा सा मोल्ड कर। और वो मोल्ड कैसे करना है कि डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को एक हैबिट बना देना है। जैसे हम यहाँ पर आपके साथ हाईलाइट्स ऑफ द डे, तो आपको भी एक थोड़ा मन में एक्साइटमेंट रखनी है कि हमें ये पढ़ने हैं हाईलाइट्स ऑफ द डे, ठीक है। ये जोश थोड़ा लाना है अपने अंदर कि रोज के अगर हम 15-20 मिनट का जो है सेशन रहता है, जिसमें अगर हम पढ़ेंगे, इसकी बात कर रही हूँ या उसकी, 15-15, 20-20 मिनट का रहता है दोनों का सेशन। तो अगर आप रोज पढ़ते हैं, इधर से कहीं से भी आप पढ़ते हैं, आपकी चॉइस है, इट इज अप टू यू, तो जहां से भी आप पढ़ें, लेकिन डेली बेसिस पर पढ़ना शुरू करते हैं करंट अफेयर्स को, क्योंकि करंट अफेयर्स हर एग्जाम में पूछा जाता है और अनएक्सपेक्टेड ही रहता है। लेकिन आप उस अनएक्सपेक्टेड को थोड़ा एक्सपेक्टेड बनाने के लिए क्या करना होगा, अपनी तैयारी को दुरुस्त करना है। और तैयारी दुरुस्त कैसे होगी, जब आप डेली बेसिस पर पढ़ेंगे, ना कि लास्ट में सिर्फ मैराथन सेशन। जब आपने डेली पढ़ा होगा, लास्ट में मैराथन सेशन जो है वो बहुत ज्यादा काम जो है वो आने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।